अध्याय 10 देख रहे हैं 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। द मराठास, मराठाओं के बारे में बात करेंगे। पहले आपको वो इलाका दिखा देता हूं जहां से शुरुआत हुई थी, जो उनका प्रभुत्व था। लेकिन आप याद रखें, ये इनकी राजधानी है पूना उस जमाने में, और ये जो महाराष्ट्र का इलाका है, आप ये लाइनें देख रहे हैं कहां कहां की तरफ जा रही हैं। ये लाइनें बता रही हैं कि मराठा कहां कहां इन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाया। और जब लड़ाई हुई पानीपत की तीसरी, तब यहां से यहां, आप सोचिए अगर मराठा यहां पर है तो यहां लड़ाई क्यों हुई? इसका मतलब इनका आधिपत्य कहां तक पहुंच गया था? पंजाब तक पहुंच गया था। तो कहने का मतलब यह है कि जो मराठा किंगडम है, मराठा राज्य है, ये बेसिकली मुगल को काउंटर करता था। ये मुगल के अंडर में आए, कभी गए, कभी, हमेशा ये मुगल एम्पायर को, मराठा किंगडम हमेशा क्षति पहुंचाता रहता था, हमेशा इनकी लड़ाई चलती रहती थी। और सबसे बड़े इनके जो शुरुआत जिसने की थी, उनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। अगर महाराष्ट्र में जाएंगे तो आप हर नाम इन्हीं का देखेंगे, बहुत बड़े आदमी हुए उस जमाने के। तो जो शिवाजी महाराज साहब हैं, वो 1627 से लेकर इनका जो कार्यकाल रहा, या फिर जब रहे, तो 1680 तक ये रहे। और बहुत ज़बरदस्त एक स्टेबल इन्होंने किंगडम दिया, यानी कि अच्छा किंगडम दिया। और साथ में इनके पीछे फैमिलीज थी, केवल अकेला आदमी तो कुछ नहीं कर सकता। इनके पीछे लड़ाका फैमिली या वॉरियर फैमिलीज थी। और जो वॉरियर फैमिलीज थी, इनको बोलते हैं देशमुख्स। क्या बोलते हैं? देशमुख्स। तो जो एक तो इनके पीछे एक सोर्स है जिसके कारण ये पावरफुल है। दूसरा, अब आप देखें कि कोई भी राजा तब तक पावरफुल नहीं होता जब तक उसके पास अच्छी आर्मी ना हो। तो इनके पास एक जबरदस्त आर्मी थी। किसकी थी? देखिए, फार्मर यानी पीजेंट्स और पैस्टोरलिस्ट। पैस्टोरलिस्ट मतलब जो पशुचारण करते हैं, पशुओं को चराते हैं। ये जो लोग थे काफी मोबाइल थे। मोबाइल मतलब एक तो एनर्जेटिक थे, इनमें बहुत ऊर्जा थी। और ये पीछे इनको कहा गया कुनबीज। ये लोग, इन्होंने एक तरीके से रीढ़ की हड्डी बनाई, मराठा आर्मी बनाई। और ये मराठा आर्मी इनके साम्राज्य, मराठा साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी बनी। उसके बाद क्या हुआ, जब शिवाजी महाराज का जब डिमाइज हो गया, इनकी मृत्यु हो गई, तो इफेक्टिवली पावर किसके पास आया? क्योंकि देखिए, शिवाजी महाराज ये है, इनका ये बेटे हुए, फिर इनके ये बेटे हुए, उनके पीछे जो साहब लोग थे, साहिबान थे, या कहे जो मिनिस्टर्स थे, खासतौर पे जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो आते थे यहां से। ये कौन साहब लोग हैं? ये हैं चित्पावन ब्राह्मण्स। कौन है? चित्पावन ब्राह्मण्स। इन्होंने शिवाजी के राज में काम किया, और उसके बाद आगे जितने भी इनके उत्तराधिकारी आई, उनके साथ काम किया। तो इनको कहा गया पेशवा। कौन है ये? पेशवा। बेसिकली ये मिनिस्टर्स थे। तो इनके राज में जो ये इनका साम्राज्य है, ये और आगे बढ़ा। और ये पूना जो देख रहे हैं, आज का जो पुणे है, वो यहाँ की इनकी कैपिटल बनी। इसके अगर हम आगे बढ़े तो जो पेशवा के अंडर में, पेशवा की बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि मराठा बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन बन गया। यानी कि इनकी जो मिलिट्री पावर थी, वो उसका कोई सानी नहीं था, बहुत सक्सेसफुल हो गए। और कैसे सक्सेसफुल हो गए? नॉर्मली क्या होता है, राजा एक फोर्ट बनाता है, लोग यहाँ रहते हैं, और अगर कोई दूसरा राजा इस फोर्ट को भेज देता है तो ये हार जाता है। इन्होंने ये काम किया नहीं, इन्होंने फोर्टिफाई नहीं किया, इन्होंने अपने किलेबंदी नहीं की। ये क्या करते थे, जैसे खासतौर पे मैंने बताया कि मुगल साम्राज्य के विरुद्ध थे, तो मुगल आर्मी कहीं जा रही है, इन्होंने पीछे से वार कर दिया या कोने से वार कर दिया। और ऐसे मैदानी इलाके पे वार करते थे कि भाई ना तो आपको खाना मिलेगा, ना पीना मिलेगा, ना सामान मिलेगा। रसद कुमक, यानी कि जो सप्लाई लाइन्स है वो आप नहीं मिलती थी इनको। और री इन्फोर्समेंट, अगर मुगल एम्पायर के ऊपर इन्होंने, या मुगल सेनाओं पे इन्होंने आक्रमण किया और दूसरी मुगल सेना यहाँ पर आ गई, तो फिर तो ये काउंटर नहीं कर पाएंगे। मुगल साम्राज्य बहुत स्ट्रांग था, लेकिन ये उस तरीके से पीछे से वार करते थे या छुप के वार करते थे। उसे कहा गया गुरिल्ला वॉरफेयर। क्या कहा गया? गुरिल्ला वॉरफेयर। और जिसे कहते हैं ना, आप ये सोच रहे होंगे कि पीछे से वार करना है तो गलत करते थे। देखिए, ऐसा है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्यार और जंग में सब जायज है। अच्छा, हुआ ये कि 1720 और 1761 इसमें इन्होंने जबरदस्त पावर लिया, और ये बहुत आगे आगे बढ़े। देखिए, मुगल से, अब बहुत बड़ी बात होती है कि मुगल एम्पायर से कुछ छीन लेना। मुगल एम्पायर से इन्होंने मालवा, और मुगल एम्पायर से इन्होंने गुजरात। ये आपका हो गया मालवा का इलाका, और ये हो गया गुजरात। मुगलों से इन्होंने ये छीन लिया, राइट। और 1730 तक आते आते ये वहां के ओवरलॉर्ड बन गए। यानी कि ये जो डेक्कन पेनिनसुला है, ये जो इलाका है, यानी ढक्कन का पठार है, ये प्रायद्वीप, इसको प्रायद्वीप, पेनिनसुला प्रायद्वीप होता है। ये जो इलाका होता है, तीन, ये समुद्र, तीन जगह से जो समुद्र से घिरा हो,
ये इनके पास आ गया, यहाँ के ये राजा बन गए, मतलब जो मराठास थे वो यहाँ के किंग बन गए, राजा बन गए, जो भी नाम आप ले, सरदार बन गए। तो अब जब इतनी पावरफुल हो गए तो कैसे पावरफुल हो गए होंगे, इनको टैक्स लगाना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, मतलब अगर इनकी आर्मी इतनी बड़ी मेंटेन करनी है तो इनको टैक्स लगाना पड़ेगा। तो इन्होंने टैक्स लगाया, जो जो इनके एम्पायर में आ गया उसके ऊपर उन्होंने टैक्स लगाया। तो दो तरीके के टैक्स है, एक है चौथ और एक है सरदेशमुखी। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जो भी जिस जिस जगह पे इनका राज था वहां पे जैसे 100 रुपए कोई उगा रहा है, 100 रुपए पैदा कर रहा है या 100 रुपए का धान पैदा कर रहा है, जो भी 100 के हिसाब से समझ लीजिए, ये 25 ले लेंगे, चाहे पैसा हो चाहे सामान, 25 ले लेंगे, मतलब 1/4 इसे कहते हैं। जो ये राजस्व ऐसे वसूल करते थे कि भाई 1/4 25%, 1/4 ये ले लेते थे। ये मराठा कैलकुलेट वो करते थे। कौन करते थे? मराठा खुद इसको लेते थे। इसके अलावा एक और टैक्स था जो एडेड टैक्स था, मतलब 1/4 तो हो गया, प्लस आप कर लीजिए 9 से करीबन 10% ये टैक्स और लगता था। ये भी लैंड रेवेन्यू था, ये भी भू राजस्व था, जमीन के ऊपर राजस्व था। और ये किसको दिया जाता था? ये अलग से दिया जाता था, इसको हम सेस कह सकते हैं, एडेड था। ये जो रेवेन्यू कलेक्टर थे दक्कन में, क्योंकि ये इलाका इनका खुद का था, तो जिस इलाके में जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर तो ये 1/4 लगाएंगे, चौथ लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर 1/4 भी लगाएंगे, साथ में सरदेशमुखी भी लगाएंगे कि चलिए 100 रुपये हो गए, आपने दे दिया हमें 25 रुपये, चलिए 9 रुपये और दीजिए। क्या है ये? सरदेशमुखी, ये इन्होंने लगाया। फिर आगे अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो 1737 में इन्होंने दिल्ली पे रेड किया, आक्रमण किया। उसके बाद इन्होंने जबरदस्त, भाई साहब, यहां से वो राजस्थान इन्होंने कब्जे में कर लिया, अगर नॉर्थ में देखें तो पंजाब कब्जे में कर लिया, बंगाल कब्जे में किया, उड़ीसा कब्जे में किया, ये कर्नाटका हो गया, साथ में तमिल और तेलुगु के जो कंट्रीज है, मतलब जो गांव के क्षेत्र है, वो भी कब्जे में कर लिए। तो लेकिन ये फॉर्मली मराठा एम्पायर कभी नहीं कहलाया, ये मराठा एम्पायर पूरा नहीं था। बस ये था कि ठीक है, ये मराठा ने आपको कब्जे में ले लिया या आप पे आक्रमण करके जीत लिया, आप एक काम करिए, आप हमारे अधीन मत होइए, लेकिन हमें उपहार दीजिए, हमें भेंट दीजिए, हमें गिफ्ट दीजिए, मतलब पैसा दीजिए। बेसिकली बात है कि ये रिसोर्सेज दीजिए, हमें रिसोर्सेज मतलब पैसा दीजिए। और जब पैसा आ गया तो ये पावरफुल हो गए, होते चले गए। लेकिन कहते हैं ना कि जब चीजें आगे बढ़ती हैं इस तरीके से तो कहीं ना कहीं वो नीचे भी आती है। बस यही था कि जो ये आगे बढ़ रहे थे वो केम एट अ प्राइस, वो एक उसकी कीमत चुकानी पड़ी। बहुत सारे जितने भी रूलर्स हैं, अब ये जो हम लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जैसे जेम्स मिल ने डिवाइड किया कि भाई हिंदू मुसलमान और ब्रिटिश, ऐसे हिस्ट्री डिवाइड की है। ऐसा नहीं था, क्योंकि ये भी हिंदू, यहाँ भी हिंदू, लेकिन अगर आप किसी पे आक्रमण करोगे तो वो भी क्यों सुनेंगे, वो आप उनके एरिया को छीन रहे हैं। तो बहुत सारे रूलर्स जो थे इनके हॉस्टाइल हो गए, यानी इनके खिलाफ हो गए। किनके खिलाफ हो गए? मराठास के खिलाफ हो गए। तो फिर उसके बाद जब 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, ये हुआ था मराठा और अफगान्स के बीच में। तो अफगान्स को बहुत सारे यहाँ के जो लोकल सपोर्ट मिले, एलाइज मिले, दोस्त मिले, यार मिले, जिसके कारण मराठाओं को हरा दिया। क्लियर है? ये कहानी यहां तक हुई। अब आगे सुनिए आप, मैं जरा इसको क्लीन करना चाहूंगा क्योंकि अपना और कंटेंट है यहाँ पे। मराठाओं ने लेकिन बड़ा अच्छे काम किए। एक तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत अच्छा चलाते थे, यानी कि जो प्रशासन का सिस्टम था बहुत अच्छा था। ये क्या करते थे, एक इलाके में जाते थे, फिर देखते थे कि यहाँ का रेवेन्यू कितना होना चाहिए, यहाँ पर लगान कितना लगाया जाए। इसके अलावा इन्होंने एग्रीकल्चर को, यानी कृषि को, और ट्रेड यानी व्यापार को, इसको बहुत आगे बढ़ाया। जो अलग अलग सरदार थे, जैसे आपके मराठा चीफ जिसे हम कहेंगे सिंधिया, जो ग्वालियर के थे, ऐसे गायकवाड़ जो बड़ौदा के थे, ऐसे भोसले जो नागपुर के थे, इन्होंने बड़ी बड़ी आर्मियां खड़ी कर ली, बहुत ज़बरदस्त आर्मियां कर ली, बहुत सुपर पावर हो गए। और उसके बाद 2 शहरों का नाम लूंगा जो आज भी आप जानते हैं। उज्जैन बड़ा सबसे सुंदर और खूबसूरत शहर है, ऐसे ही आपका हो गया इंदौर, उज्जैन। ये उज्जैन और इंदौर ये बहुत बढ़िया, इंदौर को तो बाकायदा मिनी मुंबई बोला जाता है। और ये तो खैर बहुत अच्छी उज्जैन, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं यहाँ पे। ये जो सिंधिया के अंडर में, सिंधिया के संरक्षण में, ये कौन कौन से, वो देखिए, उज्जैन जो था सिंधिया के, इनके संरक्षण में, और दूसरा जो इंदौर की मैं बात कर रहा हूँ ये होलकर के संरक्षण में। ये जो शहर है ये बहुत बड़े शहर बन के उभरे। ये वाणिज्यिक, यानी इसको हम कह सकते हैं कमर्शियल, तो कमर्शियल और साथ में कल्चरल, सांस्कृतिक, कल्चरल, वाणिज्यिक और कल्चरल, यानी कमर्शियल और कल्चरल सेंटर के रूप में उभरे। इन्होंने एक और काम किया, इन्होंने ना नए नए रूट्स निकाले मराठाओं ने। जो सिल्क रूट था, जो यहाँ पर सिल्क था, बेसिकली चंदेरी का इलाका है,
वो उसको एक नया वो मिल गया मार्केट, पुणे, ये मार्केट मिल गया मराठा का जो कैपिटल था। ऐसे ही बुरहानपुर एक जगह है, बुरहानपुर, वहां पर पहले क्या होता था कि भाई केवल आगरा ये और केवल सूरत, इनका जो काम होता था वो इसी इलाके में होता था, इस जगह से। लेकिन बुरहानपुर से अब और भी आगे बढ़ गए, यहाँ पर पूना और नागपुर, मतलब ये नागपुर हो गया, पुणे हो गया, इसमें भी इनको बहुत ज़बरदस्त चीज़, क्योंकि ये सिल्क का काम होता था और बहुत और भी चीज़ें थी जहाँ पर नए नए मार्केट बने। तो इस तरीके से हम मराठों को समझ सकते हैं। उसके बाद आती है बात जाटों की। जाट, JAT, जाट। जाट से लगता है कि भाई कोई लंबा चौड़ा स्ट्रांग आदमी होगा, और बात ये है भी, आज भी सही है। हुआ ये कि जो जाट थे उन्होंने अपनी जो पावर है या फिर कहें कि जो इनका वेलर है वो 17वीं और 8वीं शताब्दी में इन्होंने बढ़ाया, कंसोलिडेट किया या फिर व्यवस्थित किया। इनमें एक साहब है जिनको आप यहाँ देख रहे हैं, इनका नाम है चूड़ामन जी। क्या नाम है? ये है चूड़ामन जी। ये जो लीडर थे, इनके नेता थे चूड़ामन, इन्होंने क्या किया कि जो दिल्ली है, ये जो दिल्ली हो गया ना, इसका ये वाला पार्ट कौन सा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो वेस्ट पार्ट है, मतलब ये जो पार्ट है, इसको इन्होंने डोमिनेट किया या इसको कंट्रोल किया, ठीक। और उसके बाद ये दो बड़ी बड़ी सिटीज, अब आप सोच लीजिए, मुगल एम्पायर दिल्ली, मुगल एम्पायर आगरा, कई मुगल राजाओं की राजधानी दिल्ली भी रही, कई आगरा भी रही, इसको भी इन्होंने अपने डोमिनेट किया। डोमिनेट ये नहीं कह रहा हूं मैं कब्जा कर लिया, लेकिन डोमिनेट किया। अब इसको आप समझ लीजिए कि जो ये लोग थे जाट लोग, ये एक तरीके से कस्टोडियन बन गए, संरक्षण बन गए आगरा के। अब सोचिए आप, आगरा क्या है, राजधानी मुगल एम्पायर की, उस पर अगर आप कस्टोडियन बन जाते हैं, इसका मतलब सोच सकते हैं आपका कितना पावर होगा। तो जाट है कौन, जाट थे कौन? ये है एग्रीकल्चरिस्ट, ये है समृद्ध एग्रीकल्चरिस्ट, मतलब पैसे वाले कृषक, पीजेंट, फार्मर। और इनके जो दो टाउन थे वो सबसे इंपॉर्टेंट जिनकी हम बात करेंगे वो है पानीपत और वो है बल्लभगढ़। ये ट्रेडिंग सेंटर के रूप में उभरे, मतलब व्यापारिक केंद्र की तरह ये आगे बढ़े। और इसमें एक साहब आएंगे, इनको देखिएगा, ये है महाराज सूरजमल। यहाँ जो आप नाम देख रहे हैं ना, वो इनका है। ये जो महाराज सूरजमल साहब है, इनके अंडर में भरतपुर, आगरा के जस्ट पास में ही है। अगर आप आगरा कभी गए होंगे तो जो मुंबई वाला रास्ता जाता है, वहीं पे आपको एकदम पास में ही भरतपुर पड़ता है। तो यहाँ पर जो भरतपुर है, ये जबरदस्त स्ट्रॉन्ग स्टेट बन के उभरा। अब इससे समझ लीजिए कितना स्ट्रॉन्ग था कि जब ये नादिर शाह देख रहे हैं आप, जब नादिर शाह साहब ने यहाँ पर दिल्ली पे आक्रमण किया, कब किया था? 1739 में जब ये आक्रमण किया, तो यहाँ पर इनके जितने बड़े बड़े दिल्ली के लोग थे, दिल्ली पे आक्रमण किया, ये कहाँ भागे? सबके सब भागे किनके पास? इनके पास, ये सूरजमल साहब के पास, कि भाई साहब हमें बचाओ, हमें बचाओ। तो जो नादिर शाह का जो बेटा था, जवाहर शाह नाम है उसका, उसके पास 30,000 की सेना थी। तो सूरजमल साहब ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, 20,000 मराठा से लिया, अपनी तो थी 15,000 इन्होंने सिख लिए, और उसके बाद ये मुगल से भी लड़ाई की इन्होंने। मतलब सबको काउंटर या तगड़ा जवाब देने में ये बिल्कुल केपेबल थे। अब यहाँ पर आप दो अलग अलग फोर्ट देख रहे हैं। जो भरतपुर का फोर्ट है, इसको बड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल में या पुराने स्टाइल में जो चला आ रहा है उसमें बनाया गया है। दिग एक जगह है, वहाँ पर बहुत बढ़िया गार्डन जो पुराने ज़माने में बनाया जाता था ना, खासतौर पे जो शाहजहां ने बनाया, और जो हमारा हुमायूं का मकबरा है, तो अंबर बेसिकली जयपुर की बात हो रही है, और आगरा, वहाँ जो स्टाइल चलता था उसको इन्होंने यहाँ के आर्किटेक्चर स्टाइल में यूज़ किया, राइट। तो ये बात हुई आपके जाट साहब लोगों की। अब हम आते हैं ज़रा फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे। देखिए 1789 से लेकर मैं बात कर रहा हूँ 1794 की। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, इन्होंने क्या किया कि जो बड़े बड़े लोग थे, एरिस्टोक्रेट जिसको हम कहते हैं, ये जो एरिस्टोक्रेट है, इनको चैलेंज किया। इनको ये जो रिवॉल्यूशन थे या रिवोल्ट थे या परिवर्तन था, इनके काउंटर के लिए थे। ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, इसमें जो मिडिल क्लास है या फार्मर है या फिर जो काश्तकार हैं, आर्टिसंस हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमें जो है पावर चाहिए, हमें वो नहीं, जैसे क्लर्जी हो गए, मतलब जो लोग चर्च से रिलेटेड थे, या नोबिलिटी हो गए, बड़े बड़े लोग जो हो गए, नोबिलिटी मतलब जिसे कहते हैं अभिजात वर्ग, वो ये कहते थे कि भाई अगर आपने क्लर्जी या फिर नोबिलिटी, बड़े आदमी के घर में जन्म लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़े ही हो गए। ये बर्थ से जो राइट मिलता है ना, उसके हम फेवर में नहीं है, मेरिट पे दो भाई।
अगर हम में कोई अच्छा है तो वो आगे जाएगा, आप में कोई अच्छा है तो आप जाइए। मतलब इक्वल लॉज सबके लिए, और सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इसकी बात की कि सबके लिए समान कानून होना चाहिए, सबको समान मौका मिलना चाहिए। ओके। और हर एक आदमी जो था, जैसे क्लर्जी नोबिलिटी ही रूल बनाते थे, वही वोट करते थे, वही सारा फाइनल करते थे। इन्होंने कहा, जो रेवोल्यूशनिस्ट लोगों ने और उनके नेताओं ने कहा कि भाई हमको भी पार्टिसिपेट करना है इसमें, हमें भी वोट देना है, हमें भी, बेसिकली हम सिटीजन्स हैं, हमें सिटीजन्स मान के चलिए, हमें ऐसा नहीं कि बस आप जनता या भीड़ मान के चल रहे। तो जो सिटीजनशिप की बात है, एक नेशन स्टेट की बात है, यानी कि एक हमारा देश हो, और जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट है, यानी लोकतांत्रिक हमारे जो पावर्स है, डेमोक्रेटिक राइट्स, ये हिंदुस्तान में कब आए? ये 19वीं शताब्दी के अंत में आए, मतलब 1850s के बाद हमारे यहाँ ये जन्म लेना शुरू किया। और उसी के बाद जो चीज़ बढ़ी, कैसे हमें स्वतंत्रता मिली और कैसे हम इस विश्व के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री बने हैं, ये तो हिस्ट्री है। रिया साहब, ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।